हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार जानदार शानदार सेशन में। ये जो हमारा सेशन है जिसमें हम 6000 वन लाइनर फैक्ट आप सभी बच्चों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और मिसलेनियस चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाएंगी आप सभी बच्चों के लिए। क्लियर है बच्चों? अच्छा, सेकंड थिंग जो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यूपीएससी, पीएफओ के लिए और सभी वनडे एग्जामिनेशंस के लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन महिला बाल विकास के लिए या और जो ग्रुप 4, ग्रुप 3, ग्रुप 1 के व्यापम के नोटिफिकेशंस आने वाले हैं उसके लिए भी ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये वो उड़ते तीर क्वेश्चन है जो आप कितनी भी बुक्स में पढ़ लें एकदम से आपके एग्जाम में देखने मिलते हैं और आप वहाँ पर फंबल करके आ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा प्यार आपका इसके प्रीवियस 2 वीडियोस को मिला है। उससे पहले हिस्ट्री का जो हमारी सीरीज थी उसमें भी बहुत सारा प्यार मिला, तो थैंक यू सो मच आप सभी बच्चों का। आज ये तीसरा सेशन है। इन पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आपको नॉलेज स्काई की ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी बच्चों के लिए दे के रखी है। तो फटाफट से जाओ, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, इन पीडीएफ को एक्सेस कर लो। आज का पहला क्वेश्चन है, जौनपुर का अंतिम शासक कौन था? हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ जौनपुर स्टेट? तो हुसैन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस्सा राधा कन्हैया का इसके लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ किस्सा राधा कन्हैया का? तो नवाब वाजिद अली शाह। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा या करता है? विच फ्यूल विल प्रोड्यूस द मिनिमम एनवायरमेंटल पोल्यूशन? एंड द करेक्ट आंसर इज हाइड्रोजन। फुल्लेरीन का संबंध किससे है? फुल्लेरीन का संबंध जो है ये एक फुल्लेरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? द साइज ऑफ रेस्पिरेबल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल फ्लोटिंग इन द एयर इज, तो इट इज लेस देन 5 माइक्रोन, 5 माइक्रोन से कम। अगला क्वेश्चन है, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो कौन सी भौतिक राशि जो है वो नहीं बदलेगी? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वॉल्यूम। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की अवधि जो है वो 8 वर्ष होती है, याद रखना है। एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध किसके कारण होती है? मतलब जब एलपीजी गैस रिलीज होती है तो एक स्मेल आती है, वो स्मेल किस चीज की वजह से होती है? इथाइल मार्केप्टेन। और ये क्वेश्चन साइंस में ढेरों बार पूछा जाता है, अलग अलग एग्जाम से पूछा जाता है, तो इसे तो रट्टा मान लो। इथाइल मार्केप्टेन। किस तत्व को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? विच एलिमेंट इज केप्ट इन केरोसिन एंड इट इज सोडियम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग का उद्देश्य क्या है? तो यह है औद्योगिक अनुमोदन। राष्ट्रीय चैंबर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, कहां पर? आगरा में स्थित है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। स्वर्णकारों द्वारा उपयोग में आने वाला एक्वारेजिया क्या मिलकर बनाया जाता है ना? एक्वारेजिया जो एसिड है ये किस किस चीज से मिलकर बनता है? तो ये नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कॉम्बिनेशन होता है और ये 1:3 में होता है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहां पर स्थित है? तो वाराणसी में। द फर्स्ट दीनदयाल हैंडीक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स बिजनेस फैसिलिटेटर कहां पर है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? बलिया है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? गौतम बुद्ध नगर में है। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? विच कलर हैज द लीस्ट स्कैटरिंग एंड इट इज रेड, है ना? लाल कलर सबसे कम जो है वो फैलता है। कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केले में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? विच ऑर्गेनिक एसिड इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन ग्रेप्स, टर्माइड एंड बनानास एंड इट इज टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल। सामान्य ताप पर कौन सा द्रव के रूप में पाया जाता है? तो ब्रोमीन। विच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 4 जिलों में अवरोही क्रम कौन से? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औलिया, इटावा। खैर यूपी से रिलेटेड है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भोपाल गैस त्रासदी किसके रिसाव के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरी घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है? ठीक है, कोई भी कलर जो रेड है तो रेड क्यों दिखता है, ब्लू है तो ब्लू क्यों दिखता है, एक्सेट्रा। तो उसके पीछे रीजन ये है कि जब जिस भी कलर की चीज होती है तो होता क्या है कि जब पूरी की पूरी व्हाइट लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो बाकी के सारे कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो कलर जिस कलर का वो ऑब्जेक्ट होता है वो कलर रिफ्लेक्ट हो जाता है। मतलब यदि एक रेड कलर का ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर व्हाइट लाइट पड़ेगी तो सारे जो कलर्स है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे और रेड कलर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और जब रेड कलर की रे हमारी आंखों में आती है, किरण हमारी आंखों में आती है, तो हमें वो ऑब्जेक्ट रेड कलर की इमेज में दिखता है, इसीलिए वो कलर्स में दिखती है हमें चीजें। कौन सा पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? विच सब्सटेंस इज अ नेचुरल पॉलीमर? रेशम, सिल्क।
कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? पॉलीविनाइल क्लोराइड, द पॉलीमर विच इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब आपको पता होगा कि बायोडिग्रेडेबल का मतलब यह है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप रखी रखी खत्म हो जाती है, विघटित हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, कुछ चीजें होती हैं जो डिग्रेड नहीं होती। जैसे प्लास्टिक है, उसको जैसा आप डाल दोगे वो हजारों सालों तक वैसा ही रहेगा, लेकिन केले के छिलके को, सब्जियों को, फल फ्रूट्स को आप जमीन में फेंकेंगे तो कुछ समय बाद वो बायोडिग्रेडेड हो जाएगी। चीजें बायोडिग्रेडेड होनी चाहिए, जो नहीं होती वो पोल्यूशन करती हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल गन्ना है, सुगरकेन है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? लखनऊ। चलिए, उत्तर प्रदेश के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए, ये कुछ स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आपको इसलिए देखने मिल रहा है क्योंकि मैंने अलग अलग स्टेट के पीसीएस क्वेश्चंस को लिया है। पीसीएस से नीचे में नहीं गया हूँ क्योंकि यूपीएससी स्तर की मैं बात कर रहा हूँ। ग्रीन हाउस गैस कौन सी रही है? तो प्रोपीन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब मैं क्वेश्चन पूछूं कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो आप लोग बोलेंगे सर CO2 है, SO2 है, इसके अलावा और कौन सी बताइए मुझे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हाईवे की लंबाई कितनी है? 300 किलोमीटर है। प्रथम ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? द फर्स्ट इन विच सिटी वॉज द फेमस ठुमरी सिंगर गिरिजा देवी बोर्न? तो इसका करेक्ट आंसर वाराणसी है। उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित कहां पर किया गया था? तो इलाहाबाद में किया गया है। ताप के किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो ये केल्विन में ऋणात्मक मान नहीं होता है, केल्विन 0 से शुरू होता है, सेल्सियस माइनस में भी जाता है। ठीक है। ऊष्मा की इकाई है अर्ग, कैलोरी तथा जूल। द यूनिट ऑफ हीट इज अर्ग, कैलोरी एंड जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना संस्थान कहां पर स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना संस्थान लखनऊ में स्थित है। कई सारे बच्चे बोलेंगे सर यूपी के इतने सारे क्वेश्चन हैं, तो भाई साहब यूपी के जो क्वेश्चन है, क्या आपने ये नहीं देखा? इस तरह के जो चीजें हैं वो कहीं की भी पूछी जा सकते हैं। यूपी, MP, साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। यूपीएससी लेवल की तैयारी आप कर रहे हैं। पिकअप, जिसका फुल फॉर्म है द प्रादेशिक इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड, कहां पर है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राज्य चमड़ा विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहां पर है? आगरा में है। ध्वनि की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है? तो जो ध्वनि की मूलभूत इकाई होती है, द बेसिक यूनिट ऑफ साउंड, क्या होता है? ध्वनि ग्राम। ठीक है, विलेज नहीं है ना, साउंड वेव। यूपीएफसी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम का संस्थान कानपुर में है। ध्वनि की एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व है जो किस पर निर्भर करता है? तो जो पिच है, पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। ध्वनि प्रदूषण माप की इकाई है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। तो किसमें? डेसिबल में नापा जाता है। साउंड को भी और साउंड पोल्यूशन को भी, दोनों चीजों को याद रखना है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स DLW वाराणसी अब क्या प्रदान करता है? तो ये डीजल एवं विद्युत दोनों इंजन बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। वुमेन पावर लाइन 1090 योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये 5/11/2012 को हुई थी यूपी में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ग्राम स्तर के कार्यकर्ता को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आशा कार्यकर्ता, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्टिवेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। एक सुरंग 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाती है, तो संपूर्ण विद्युत जो खर्च होगी इसमें वो क्या होगी? 10 यूनिट जो है बिजली इसमें खर्च होगी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सी है? तो जो डायनेमो या विद्युत इलेक्ट्रिक मोटर है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर दो चीजें होती है, डायनेमो एंड इलेक्ट्रिक मोटर। मानव शरीर में विद्यमान रहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ह्यूमन बॉडी? तो क्या है? स्टार्च, अपघटक, एंजाइम, डायस्टेज। फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण है? तो इसका सही कारण है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एक तरह की शर्करा है, शुगर है, ठीक है, जो कि फलों में रहती है। एस्प्रिन क्या है? एस्प्रिन एक दर्द निवारक है, ठीक है, पेन किलर है एस्प्रिन एक। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा समुदाय है जिसे खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है? ये है जाट। कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? तो ब्यूटाक्लोर जो है वो शाकनाशी है। शीशे के बालू, जिसे हम सिलिका बालू भी बोलते हैं, ये कहाँ पाया जाता है? तो इलाहाबाद में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कोयला पाया जाता है? तो सोनभद्र में कोयला पाया जाता है। भारत का शक्कर कटोरा किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 5000 मिलीलीटर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? तो अलीगढ़ को जाना जाता है।
पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसका पाचन प्रभावित करती है? तो ये वसा का पाचन जो है वो प्रभावित करती है। कालीन उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो मिर्जापुर और भदोही, जिसे संत रविदास नगर भी कहते हैं। कास्ट नक्काशी के लिए कौन प्रसिद्ध है? सहारनपुर। सहारनपुर में लकड़ियों का काम बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। प्रकाशीय संश्लेषण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं होती? मतलब इनमें से ऐसी कौन सी चीजें जिसमें फोटोसिंथेसिस के लिए जिसकी जरूरत नहीं होती? तो वो है ऑक्सीजन। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो लखनऊ में की गई थी 1972 में। उत्तर प्रदेश चिकन उद्योग लखनऊ में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, तो इनको बिल्कुल मैं स्किप इसीलिए करता जा रहा हूँ। बेरी बेरी किसकी कमी की वजह से होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है ना? तो रतौंधी जो है वो अनुवांशिक रोग नहीं है। क्वेश्चन ये कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? जल्दी से बताओ मुझे। सल्फा औषधि क्या है? सिबाजोल है। कैंसर की चिकित्सा हेतु कौन सा उपचार नवीनतम है? कैंसर की चिकित्सा हेतु जो कौन सा उपचार है वो सबसे नया है? तो यह है प्रतिरक्षात्मक चिकित्सा, इम्यूनोथेरेपी। घटपर्णी प्रजाति क्या है? दलदली या अधिक नम भूमि। 100 पोषी स्तर पर उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो 100 पोषी स्तर पर जो उत्पादन होता है उसे प्राथमिक उत्पादन कहा जाता है। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घट जाती है। मैंने आपको बताया था ना 10% रूल चलता है एनर्जी में, और इसीलिए कहा जाता है कि जब आप पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ते हैं, जब आप एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे पिरामिड्स होते हैं। उन्हीं में से एक पिरामिड होता है एनर्जी पिरामिड। तो एनर्जी पिरामिड कभी उल्टा नहीं बनता, बाकी जितने भी पॉसिबल पिरामिड्स होते हैं सारे के सारे उल्टे बन सकते हैं, लेकिन एनर्जी पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं बनता। और एनर्जी पिरामिड के हिसाब से 10% रूल लगता है। मतलब जब आप एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर पहुंचते हैं तो केवल और केवल 10% ऊर्जा ही जो है वो अगले पोषण स्तर तक जाती है। धान की फसल का कौन सा रोग है? तो झूठकंठ, फॉल्ट स्मर जो है वो धान की फसल में लगने वाला रोग है। महाधन जिसे सुपर राइस है जो, इसे किसने विकसित किया था? तो जीएस घोष ने विकसित किया था। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? जन्मजात रोग, सभी बच्चे जानते हैं, घेंगा रोग। विटामिन के प्रतिस्त्रावी कारक है। घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन सी जो है वो घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन B12 जो है वो जल में घुलनशील है। कौन सा यौगिक विटामिन नहीं है? तो थायरॉक्सिन जो है वो एक विटामिन नहीं है। विटामिन सी की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो भाई मसूड़ों, दांतों से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती है ये विटामिन सी की कमी से होती है। हार्मोन में कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? फीमेल हार्मोन किसे बोलते हैं? तो एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है। कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित कर देता है? तो पेप्सिन करता है ऐसा। समुद्री घास महत्वपूर्ण स्रोत है किसका? आयोडीन का। द्विआधारी पद्धति में एक किलोबाइट के बराबर क्या होता है? तो 1024 बाइट होती हैं। 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट। वाईफाई के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के द्वारा किया जाता है। नहीं, ये तो वायरलेस होता है। ठीक है, रेडियो तरंगों द्वारा होता है इसका काम। किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है? तो चींटी का। सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में से किसको दर्द नहीं होता है? तो मस्तिष्क को दर्द नहीं होता है। किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते? तो गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते। कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? ठोस मूत्र मतलब जिसे हम सामान्यतः मल बोलते हैं, तो ये है कंगारू और चूहा। कौन सा अनाज मानव निर्मित है? तो ट्रिटिकेल जो है वो मानव के द्वारा निर्मित किया गया। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तो मकड़ियों द्वारा जो रेशम उत्पादित होता है उसे गॉसमिर रेशम कहा जाता है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिखा है यूएस के संविधान से, मतलब जो हमारा उद्देशिका है, जो हमारा प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट है, ये हमने किससे लिया है? यूएस से लिया है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? भारत का। विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है? नेपाल का। सॉरी, सबसे छोटा संविधान किसका? मोरक्को का है। ठीक है, आर्टिकल के तौर पर देखें सबसे बड़ा, देखो भारत जो बड़े और छोटे संविधान का रूल है वो दो तरह से है। सबसे बड़ा संविधान आर्टिकल के टर्म्स में है और सबसे बड़ा संविधान शब्दों के टर्म्स में है। तो आर्टिकल और शब्द दोनों के टर्म्स में जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है वो भारत का संविधान है। अब सबसे छोटे संविधान की बात आती है, तो आर्टिकल के मामले में या बात करें ओवरऑल के मामले में बोलें तो मोरक्को का है और बाकी यूएस का है दूसरे के। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो अमेरिका पहला देश है जिसके पास लिखित संविधान सबसे पहले आया था। एक नागरिक को नागरिक और मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। किसे बोला जाता है? उच्चतम न्यायालय को।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 223 का जो है वो प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो ये होता है अनुच्छेद 330 के तहत। लोक सेवा आयोग के कार्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है अनुच्छेद 320 में। किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो वंदी प्रत्यक्षीकरण को जो है वो संविधान की व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। कौन सा एक भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो ये एकल नागरिकता जो है ये संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है? तो भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक सरकार की बात नहीं करता है। भारतीय संविधान का अभिभावक निहित है सर्वोच्च न्यायालय, मतलब किसे बोला जाता है? गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला जाता है? सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को। कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? अध्यक्षात्मक सरकार। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या है? उत्तरदायी है। जो कैबिनेट है इट इज रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल टुवर्ड्स लोकसभा। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, मतलब फोर्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है? तो जो फोर्थ शेड्यूल है, चौथी अनुसूची है, ये राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से रिलेटेड है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेसेस इन राज्यसभा या रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा। भारत में संविधान के अंतर्गत कितने राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? संसद को। ठीक है, हालांकि इसके लिए उस राज्य सरकार की विधायिका या विधान परिषद की राय भी ली जाती है, लेकिन उस राय को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई संविधान के संसद के पास अधिकार हैं कि वो किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है। उसके लिए प्रोविज़न ये भी है कि भाई आप उस राज्य की विधान परिषद से या विधायिका से, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से या फिर उसके जो विधान परिषद है उससे राय ले सकते हैं, लेकिन उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, लायबल नहीं है। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची किसके उपबंध किए गए हैं? मतलब 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल किसके बारे में बात करती है? तो 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए बात करती है, शेड्यूल ट्राइब के प्रोटेक्शन के लिए बात करती है। अनुच्छेद 76 में प्रावधान है, आर्टिकल 76 किससे रिलेटेड है? तो आर्टिकल 76 भारत के महान्यायवादी से है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। काम की न्याय संगत और मनुचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किस में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 42 में दिया गया। अनुच्छेद 42 DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। और आपको याद होना चाहिए इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि ये वाद योग्य नहीं है। मतलब यदि काम की न्याय संगत व्यवस्था नहीं मिलती है तो आप कल को कोर्ट में नहीं खड़े हो सकते कि भाई संविधान के अनुसार एक गलत है। क्यों? क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत किस श्रेणी के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 45 अगेन DPSP और 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करी गई है। अगेन ये DPSP है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि आर्टिकल 21A 21 का में भी ये प्रावधान किया गया है, लेकिन वो बच्चों का मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन 45 में ये जो बात की गई है ये DPSP है, याद रखना है। संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। अंगीकृत से मतलब है कंप्लीट बन गया था आपका संविधान 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए हम हर साल 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था, तो वो आपका रिपब्लिक डे कहलाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? आपको पता होगा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, 42वां संविधान संशोधन जो है, ये कब आया था? ये आया था 1976 में आया था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे बड़े बड़े फेरबदल किए गए थे। इसी संविधान संशोधन में आप सभी ने देखा होगा कि आपको देखने को मिले थे 2 नए शब्द, सेकुलर देखने को मिला था और सोशलिस्ट देखने को मिला था। ये 2 नए शब्द जो हैं वो भारतीय संविधान में जोड़े गए थे, मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, 21 का बहुत सारी चीज़ जोड़ी गई थी। ठीक है, अनुच्छेद 51A में बात करी गई है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार
5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है वो कौन से हैं? तो जो समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी जो है, ये आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक चलता है। ठीक है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचारों के प्रति अधिकार, अनुच्छेद 32 के तहत जो अधिकार आपको मिलता है उसे संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में से खत्म कर दिया गया था। पहले आपके पास 7 संवैधानिक अधिकार थे, 44वां संविधान संशोधन आया तो 6 बचे। जो संपत्ति का अधिकार था इसे मूल अधिकार से हटा के विधिक अधिकार बना दिया गया था, लीगल राइट बना दिया गया था, फंडामेंटल राइट से हटा के। कब? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट केम इन 1978। कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? तो ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? यहाँ पर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट की बात करी गई है। तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या फिर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होती है ये अनुच्छेद 148 आर्टिकल 148 के तहत होती है। आपको अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। ये किसके बारे में कथन है? तो ये महान्यायवादी के बारे में कथन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बातें जान लो। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत में सरकार का वकील होता है। जब भी सरकार के विरुद्ध कोई केस होता है तो ये व्यक्ति लड़ने जाता है, जिसे हम महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। इनको भारत के कार्यक्षेत्र में जितनी भी अदालत है उन सभी में सुनवाई का अधिकार है। इन्हें सदन में उपस्थित होने का, भाषण देने का अधिकार तो है, लेकिन इन्हें मत देने का अधिकार नहीं है, वोटिंग राइट्स इनके पास नहीं है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सही बच्चों से बोलूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो अपने कमेंट प्यारे प्यारे से ज़रूर मुझे दीजिएगा। हमें मोटिवेट करते हैं और मुझे और अच्छी चीज़ें करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो कौन थे हमारे 12वें राष्ट्रपति? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पहली महिला राष्ट्रपति भी थी। कौन लोकसभा के सत्र को अवसान करने का प्राधिकृत है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत कब की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा करी जाती है। आर्टिकल नंबर, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, ज्वाइंट सेशन का प्रावधान आर्टिकल नंबर 108 के तहत होता है। किसके तहत होता है? आर्टिकल नंबर 108 के तहत ज्वाइंट सेशन की बात करी गई है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है अनुच्छेद 331 के द्वारा, है ना, आपको पता होगा, है ना। आंग्ल इंडियन, ठीक है, आंग्ल इंडियन का जो प्रतिनिधित्व की बात करी जाती है यहाँ पर, ठीक है, मनोनीत किया जाता है जिसे, उसकी बात हो रही है। किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है ना? उच्चतम न्यायालय। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? फेडरल कोर्ट की बात करेंगे तो फेडरल कोर्ट 1937 में बनाया गया था। कौन लोकसभा के सत्र को अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? अगेन राष्ट्रपति। कोई भी सत्र अवसान करने के लिए राष्ट्रपति ही हैं, ठीक है, क्योंकि हम सभी को पता है भारत की संसद 3 लोगों से मिलती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? P.A. संगमा, ठीक है, याद रखना है। और जनजातीय राष्ट्रपति कौन है? अभी हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। उच्चतम न्यायालय में किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एक पिंजराबंद तोता है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI को पिंजराबंद तोता कब कहा गया? कोयला आवंटन घोटाला बाद में। किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? किसी भी राज्य में अपॉइंटमेंट जो होती है, द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन एनी स्टेट रिगार्ड्स विद दी आर्टिकल नंबर 155, आर्टिकल नंबर 155 से। बिना संसद सदस्य हुए कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है 6 महीने तक, ठीक है, फिर आपको सदस्य बनना पड़ेगा 6 महीने के भीतर, तभी आप वो उस पोस्ट को कंटिन्यू कर पाएंगे। कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 की उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि राज्य की विधानसभा के 60 कम सदस्य नहीं होने चाहिए? तो सिक्किम। देखो, हम सभी ने देखा था कि 60 से सदस्य कम नहीं होने चाहिए,
ठीक है, और 500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो सिक्किम में 60 से कम है, मैंने आपको तब भी बताया था। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगा कि यदि आपके क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, यदि आप हिस्ट्री के क्वेश्चन पसंद आए तो आप उस PDF को एक्सेस करना चाहते हैं तो लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर लें ऑफिशियल ऐप को, और उस ऐप में ई-बुक सेक्शन में जाकर आप जो है इस PDF को एक्सेस कर सकते हैं। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत कब की जाती है या कहाँ की जाती है? तो लोक लेखा समिति की जो रिपोर्ट है वो लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। धन विधेयक को अगेन लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। संसद में शून्यकाल का जो समय होता है 08 जिसे हम बोलते हैं वो कहलाता है दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। किसको राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है? तो संसद को। ठीक है, पावर टू अल्टर स्टेट बाउंड्री पार्लियामेंट। भारत की जनता द्वारा निर्धारित उच्चतम विधायी संस्था संसद है। संविधान में संशोधन करने का एक अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? संसद को। और किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को ये शक्ति प्राप्त है। कौन लोकसभा के सत्र को अवसान करने के लिए प्राधिकृत हैं? आहूत और अवसान दोनों के लिए राष्ट्रपति, याद रखेंगे। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो संसद। ठीक है, मान लीजिए जो सूचियां बनाई गई हैं उनको कैटेगराइज कर दिया गया, लेकिन उसके अलावा कुछ एक ऐसा विषय है जो इन सूचियों में नहीं है, तो उसके लिए नियम कौन बनाएगा? संसद ही बनाएगी। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का अभिभावक किसे बोलते? गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक रेफर किया जाता है तो किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा। ठीक है, प्रेजेंट इन वोटिंग। क्लियर? योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग का अंत किया था और नीति आयोग को शुरुआत किया था। वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? तो A.V. माथुर ने दिया था। नीति आयोग के विषय में कौन सा एक कथन सही नहीं है? किसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है? नहीं होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अनुच्छेद 23(3) के अंतर्गत वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगरपालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के सर्वधर्म हेतु उपाय सुझाएगा। किस अनुच्छेद के अनुसार ये किया जाता है? तो ये अनुच्छेद 243 के सब क्लॉज के तहत किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का दर्जा क्या होगा? तो राज्य वित्त आयोग जो है ये एक संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल। कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। नमित शर्मा बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम के द्वारा किसके उत्तरदायित्व को बढ़ा दिया गया था? तो जनता के प्रति नौकरशाही का उत्तरदायित्व जो है वो बढ़ा दिया गया था। ठीक है, इसका मतलब ये कि आप किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल टुवर्ड्स यू टू आंसर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के सदस्य की निर्भरताओं के से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति किसकी राय प्राप्त करेगा? तो ये करेगा भारत के निर्वाचन आयोग की। भारत में मत देने का अधिकार किस अधिकारों में आता है? तो ये वैधानिक अधिकार है। ठीक है, कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कहलाता है? तो महाधिवक्ता। और केंद्र सरकार का कौन कहलाता है? बताओ जरा, अब भी हमने ऊपर पढ़ा है, जल्दी बताएंगे सभी लोग। ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। किसके अनुसार जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? तो ये महात्मा गांधी जी ने बोला था। किसने कहा है कि मुझे इस आरोप में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनर्स्थापित कर दिया गया है? तो ये बोला गया था B.R. अम्बेडकर ने। गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते, ये किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था, है ना। Wrong means will never lead us to the right object। ठीक है, चलिए, ग्राम सभा क्या अभिप्राय है? ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र में निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग। एक सेकंड का समझ लूंगा दोस्तों। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? तो ये B.R. मेहता को कहा जाता है।
बलवंत राय मेहता, जिनका पूरा नाम है बलवंत राय मेहता समिति के बाद ये सारी की सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू करी गई थी, तो ये राजस्थान में लागू करी गई थी। एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति किस देश की है, तो ये है यूएस की। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित होती है, तो ये ब्लॉक स्तर पर गठित होती है। कौन ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति को पुनर्लोकित करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है, तो संबंधित राज्य का राज्यपाल। शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्यों के विकास का क्या कारण है, तो क्षेत्रीय आकांक्षाओं का विकास है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है, तो ये विकास में जनभागीदारी को सुनिश्चित करना है। किस राज्य में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित करी गई थी, तो राजस्थान में करी गई थी। 73वें संविधान संशोधन का भी पालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। और पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है जिला स्तर पर। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो एक विधिक अधिकार है। और यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन था, तो ये था स्वीडन। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि ये क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, इन सभी क्वेश्चंस को यूट्यूब वीडियो में कंप्लीट नहीं करा सकते हम, अदरवाइज हम और सब्जेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट होगा कि पीडीएफ को एक्सेस कर लो और पढ़ लो आराम से। ये मैंने 3-3, 4-4 पीडीएफ इसलिए बना दिए क्योंकि ये डेमो वीडियो है कि आप लोग इन्हें देख लो, समझ लो, कंटेंट अच्छा है, और फिर इन्हें एक्सेस कर लो और बढ़िया धमाधम तरीके से रिवाइज करते जाओ। ठीक है, क्योंकि हमें और भी सब्जेक्ट जो है वो कवर अप करने हैं, बहुत स्पीड से कवर करने। सो पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।